दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है योसी गिनबर्ग की। वो एक जंगल में एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अमेज़न का जंगल उसे जिंदा निगल लेता है। उसका वापस आने का सफर इतना खतरनाक है कि आज पूरी दुनिया में उसकी सर्वाइवल स्टोरी फेमस है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम योसी गिनबर्ग है। योसी इजराइल से है और 3 साल में सेना का काम करने के बाद बोलोविया के लिए निकल पड़ता है। उसे हमेशा से कुछ अलग करना था। अब वो एक नाव में बैठकर एक टापू की ओर जा रहा होता है। ये एक बहुत ही बड़ा टापू होता है और आगे चलकर अमेज़न का घना रेन फॉरेस्ट भी था। इस सफर में उसे मार्कस नाम का एक आदमी मिलता है जिसकी योसी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मार्कस एक स्कूल टीचर है, काफी मजाकिया होता है। कुछ देर के बाद ये दोनों भी टापू के जंगल में पहुंच जाते हैं। अब मार्कस और योसी इसी गांव में घूम रहे होते हैं कि तभी मार्कस को अपना एक फोटोग्राफर दोस्त केविन वहां पर मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी समय के बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मार्कस केविन की मुलाकात योसी से कराता है और फिर योसी और केविन भी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब उस रात काफी ज्यादा टाइम पास और मजाक मस्ती करने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगला दिन आता है 15 अक्टूबर 1981 का। योसी, मार्कस और केविन तीनों पूरा टापू घूमने के लिए बस से निकल जाते हैं। वहाँ से तीनों भी एक दूसरे शहर जाते हैं जिसका नाम है ला पाज़। यहाँ पर एक बढ़िया सा मेला भी लगा होता है। वो सभी पूरा दिन खूब मजे करते हैं। अब अगले दिन योसी शहर में घूम ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात कार्ल नाम के एक आदमी से होती है जो उससे पूछता है कि क्या तुम अमरीकी हो। इस पर योसी मना करता है, लेकिन दोनों भी अदरक वाली चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं और कार्ल बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, कई सालों से जंगल में रह रहा हूँ। तुम यहाँ पर जिस एडवेंचर की तलाश में आए हो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस जंगल में एक अनोखा कबीला है जिसकी सभ्यता 1000 साल पुरानी है, इस दुनिया से अलग। अगर तुम वहाँ जाते हो तो तुम्हें वही सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ पे आए हो। योशी ये सब कुछ सुन के खुश हो जाता है। उसी शाम को वो कार्ल की बातें अपने दोस्त मार्कस और केविन को बताकर उन्हें मनाने लगता है। हालांकि दोनों को भी संदेह होता है कि कार्ल एक अनजान आदमी है, उस पर कैसे भरोसा करे। लेकिन योसी केविन को समझाता है कि वहाँ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब उसकी ये बातें सुनकर दोनों भी राजी हो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह कार्ल सभी को नक्शा दिखाकर पूरा रास्ता समझाता है। सफर बहुत ही कठिन होने वाला है, इसीलिए ये लोग सप्लाई का सामान उठाते हैं। अब अगला दिन आता है। दिन है 4 नवंबर 1981। ये लोग प्लेन में बैठकर एक दूसरी जगह पे आते हैं जिसका नाम है अपोलो, जो कि अमेज़न का एक घना जंगल है। अब ये लोग खुशी खुशी अपने सफर में निकल पड़ते हैं। सभी जंगल में चल रहे होते हैं। बातें करते करते पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। अब ये चारों पे अपना अपना तंबू बनाते हैं और बीचों बीच आग जलाकर खाना लगाते हैं। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। अब ये लोग जंगल के गहरे इलाके में आए थे। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां इतनी खतरनाक होती है कि इंसान के शरीर से टकरा जाए तो खून निकल आ जाता था। कार्ल उन सभी लोगों से जल्दी चलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर अब शायद बारिश होने वाली है। तभी केविन उसे कहता है कि पूरे आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा है और ये भाई साहब बारिश होने की बात कर रहे हैं। तीनों भी हंस पड़ते हैं, लेकिन जैसे कार्ल ने कहा था वैसे ही बारिश होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही घनी बारिश होने लगती है। इसीलिए इन्हें अपना सफर उधर ही रोकना पड़ता है। अब रात हो जाती है और सभी अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। उनका सारा सामान भी खराब हो गया है और जैसे तैसे मुश्किल से वो लोग रात बिताते हैं। अब अगली सुबह चलते चलते वो सभी अपने पहले चेक पॉइंट यानी आसारिमस पहुंच जाते हैं। ये तीनों भी देखते हैं कि गांव वाले कार्ल को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका यहाँ पे आना जाना रहा है। यहाँ के लोग एक छोटे से बस्ती में काफी खुशी के साथ जीवन बिता रहे थे, बिना किसी सोशल मीडिया, बिना किसी इंटरनेट के। अब बस्ती में खूब मजे करने के बाद वो सभी अपना एडवेंचर को जारी रखते हैं। जंगल में ये लोग चलते ही जा रहे थे और धीरे धीरे वो सभी एक नदी तक आ पहुंचते हैं और बाकी का सफर ये लोग नदी की दिशा में चलकर ही पूरा करने का तय करते हैं। जंगल में चलते चलते कार्ल को एक बंदर दिख जाता है जिसे वो अपने बंदूक से मार देता है ताकि उनके आज रात खाने का इंतजाम हो जाए। अब दिन ढल जाता है और सभी लोग आग जलाकर उसे पकाने लगते हैं। कार्ल तो बड़े आराम से उस जानवर को खाने लगता है, लेकिन बाकी सबको उसे देखकर बहुत ही घिन आने लगती है।
लेकिन अब केविन और योशी भी भूख के आगे हार जाते हैं और उसका मांस का एक टुकड़ा खाने लगते हैं। लेकिन मार्कस अभी भी उसे नहीं खा पाता और उसे उल्टी होने लगती है। उसकी हालत देखकर कार्ल मार्कस से कहता है कि तुम परेशान मत हो, थोड़े चावल पका कर देता हूँ, तुम वही खा लेना। अब अगली सुबह वो लोग फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मार्कस के दोनों पैरों में चोट लग जाती है और पैर से काफी खून आने लगता है। मार्कस चलने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए वो लोग आगे का सफर नाव में करने का तय करते हैं। लेकिन कार्ल नदी से सफर करने के लिए मना करता है क्योंकि नदी की लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची थी और काफी तेज थी। लेकिन मार्कस की हालत देखकर वो सभी यही तय करते हैं कि नदी से जाएंगे। अब कार्ल भी ना चाहते हुए भी इनकी बात मान लेता है और ये सभी लोग लकड़ियां काटने में जुट जाते हैं और उन्हें बांधकर एक नाव बनाते हैं। इस नाव में बैठकर रास्ता पार करना जितना आसान उन्होंने सोचा था उतना ही मुश्किल था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे लहरें तेज होने लगती है, नदी का बहाव बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, नाव इधर उधर भागने लगती है। कार्ल सभी को चिल्ला रहा होता है कि नाव को दाएं मोड़ो, नहीं फिर से बाएं, नहीं दाएं मोड़ो। लहरें इतनी तेज होती है कि कार्ल का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वो सभी को किनारे तक पहुंचाता है, लेकिन अब केविन को कार्ल के ऊपर गुस्सा आने लगता है। उसका कहना था कि कार्ल हम सबको सही से गाइड नहीं कर पा रहा है। वही कार्ल भी इन सारे कंडीशंस के कारण गुस्सा हो जाता है और वो उनसे साफ साफ कह देता है कि वो आगे का सफर नाव में नहीं करेंगे। उन तीनों को अगर नाव में ही जाना है तो चले जाओ। कार्ल उन्हें आगे ये भी कहता है कि आज से वो उनका गाइड नहीं है। अब थोड़े समय के बाद ये सभी लोग शांत हो जाते हैं और केविन और योशी आपस में बैठकर बात करने लगते हैं। केविन कहता है कि वो भी आगे का सफर नाव में ही करना चाहता है। अब थोड़ी देर सोचने के बाद तीनों दोस्त तय करते हैं कि कार्ल और मार्कस वापस पीछे चले जाएंगे और इनके आने का इंतजार करेंगे। वही केविन और योशी नदी के रास्ते अपना सफर जारी रखेंगे। अब मार्कस भी उन दोनों की बात मान लेता है। तीनों दोस्त एक दूसरे को वादा करते हैं कि सफर जैसे ही खत्म हो जाएगा ये तीनों वापस लापास इस जगह पर मिलेंगे और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब योशी और केविन भी नाव को वापस नदी में उतारते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। ऐसे करते करते कई दिन कई हफ्ते बीत जाते हैं। योशी और केविन का सफर आराम से बीतता है। इन्हें पूरा ये ट्रैक करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। अब दिन आता है 1 दिसंबर, जो दिन उनके लिए बुरा साबित होता है। इनकी नाव सफर के दौरान बड़े ही आराम से चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से पानी की लहरें तेज हो जाती है। दोनों ही नाव की दिशा बदलने में लग जाते हैं, लेकिन बहाव इतना ज्यादा होता है कि नाव काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब नदी के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर होता है जिससे नाव टकरा जाती है। पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि ये लोग खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अब नाव उसी पत्थर पे सीधी होकर टिक जाती है। दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो क्या करे। नदी की लहरें बहुत ही तेज होने लगती है। योशी काफी डरा हुआ है। केविन उसे कहता है कि मेरे यहाँ से किनारा पास है, किनारे पर जाएगा और फिर योशी को बचाएगा। ये सुन के योशी गिड़गिड़ाने लगता है कि ऐसे मत करना, मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ना। लेकिन केविन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे बचाने वापस आएगा। जिसके बाद केविन नदी में कूद जाता है और बड़ी ही मुश्किल से तैरते हुए वो किनारे तक पहुँचता है और योशी को बचाने के लिए जाता है। लेकिन योशी का हाथ फिसल जाता है और वो नदी के बहाव के साथ बह जाता है। केविन गुस्से में चीखने लगता है। अब योशी नदी के साथ बहते हुए कोसों दूर चला जाता है। जब उसे होश आता है तब वो अचानक से एक पत्थर को पकड़ लेता है और लहरें जैसे ही कम होती है वो किनारे तक आ जाता है। किनारे के ऊपर बहुत ही बड़ा पहाड़ था। अब कैसे तैसे वो ऊपर चढ़कर केविन को बुलाने लगता है, लेकिन इस कोसों फैले हुए जंगल में केविन और योशी अब खो गए हैं। अब रात होते होते बारिश शुरू होती है और योशी एक पत्थर के यहाँ पे छुपकर सो जाता है। अगले दिन किसी लोहे की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो तुरंत दौड़ के नदी के पास जाता है और उसे अपना बैग बहते हुए दिखाई देता है। बैग जैसे ही किनारे के पास आता है योशी नदी में कूद जाता है और अपना बैग ले लेता है। उसे अपने बैग में नक्शा, थोड़ा बहुत खाना और सुपरमैन नाम की एक एनर्जी की पिल मिलती है, जिसे खाते ही उसमें बहुत ही स्फूर्ति आ जाती है।
और वो भूख प्यास छोड़कर भाग निकलता है केविन को पुकारते हुए। पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद वो जंगल का एक सिरा पार करता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं मिलता। अब वो अपने नक्शे के मदद से एक रास्ता बनाता है और एक पॉइंट बनाता है जहाँ पे उसे जाना है, और अब वो रात वहीं पे सो जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। योसी जंगल के उस हिस्से में आया था जहाँ पे कभी भी कोई इंसान पहुँचा नहीं है। देखते देखते 6 दिन बीत जाते हैं। वो अकेला बस चलते जा रहा था। उसके पैरों में बहुत सारी चोट आ गई थी। उसने अनाज का एक दाना भी खाया नहीं था। अब जब वो चलते हुए जा ही रहा था, तभी उसे पेड़ पर एक सांप मिलता है, जिसे वो नीचे पटक कर मार देता है और उसे खा लेता है। लेकिन उसी रात उसे बर्गर और खाने के सपने आने लगते हैं। कई बार वो उन गोलियों का सेवन भी करता है, लेकिन उसका बुरा असर होता है कि वो अब हेलुसिनेट करने लगता है। ऐसे ही एक रात में जब वो सो रहा था, तब उसे कुछ हलचल दिखाई देती है और वो देखता है कि पास से ही एक शेर आ रहा है। लेकिन योसी अपने बैग से एक कैन निकालता है और उसके स्प्रे में आग लगाकर उस शेर को भगा देता है। अब अगले दिन उठने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए चलते चलते वो कुछ पंछियों के अंडे खाता है और अपना गुजारा करता है। अब ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और वो वही जगह पहुंचता है जिसका उसने चेक पॉइंट बनाया था। लेकिन जब वो आगे का मैप बनाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी मंजिल यहाँ से कोसों दूर है। ये बात देखकर योसी पूरी तरीके से हार जाता है। वो अपने आप से कहने लगता है कि तुम एक एक्सप्लोरर हो, तुम ये कर पाओगे, तुम्हें जल्दी ही लोग रेस्क्यू करने आने वाले हैं। लेकिन वही उसका दूसरा मन बोल रहा होता है कि नहीं, तुम यहीं पे सड़ोगे, यहीं पे मरने वाले हो। अब वो खुद को हौसला देते हुए आगे निकलता है और उसे एक जगह पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बड़ा ही खुश होता है और केविन को पुकारने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसी जगह पहुंच गया है जहाँ पे केविन था। लेकिन तभी उसे अंडों के कुछ छिलके दिखाई देते हैं और उसका भ्रम टूट जाता है। दरअसल वो घूम फिर के उसी दिशा में आया होता है जहाँ से वो ऑलरेडी गया था। अब ये जानने के बाद उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो खुद को बड़ा ही कोसने लगता है और उसे वो पल याद आते हैं जब उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम्हें लॉयर बनना है, लेकिन योसी ने जिद करके कहा था कि उसे 1 साल चाहिए जंगल एक्सप्लोर करने के लिए, और इसी के कारण वो यहाँ पे आया था। उस रात जब वो सो रहा था, तभी वो एक कसीनो का सपना देखता है और एक सुंदर सी लड़की आकर उसके सर पर पानी का गिलास गिरा देती है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि असल में उसके ऊपर पानी गिर रहा है। जंगल में पूरा तूफान आ गया है और अब वो इस ढलान में डूबने वाला है। वो बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से निकल पाता है और कहीं दूसरे जगह छुप जाता है। उस दिन वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है कि अब उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसे कोई बचाने नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जंगल 400 से 500 किलोमीटर से घिरा हुआ है और अब 15 दिन हो गए हैं उसे कोई भी रेस्क्यू करने नहीं आने वाला है। वही केविन को देखते हैं, वो भी नदी के किनारे पड़ा हुआ होता है। शायद वो भी इतने दिन से भटक ही रहा था। अब एक बच्चा और उसके पिता उसे देख लेते हैं और तुरंत बोट में डाल के अपने बस्ती में लेकर आते हैं। अब बस्ती में पहुंचकर केविन की हालत थोड़ी ठीक होती है। इसके बाद केविन बस्ती के पुलिस से मदद मांगने जाता है और उसे पता चलता है कि योसी और वो जिस जगह पे गए थे वो दरअसल इस बस्ती से 100 किलोमीटर दूर है। और वो पुलिस से कहता है कि वो लोग उसके दोस्त योसी को ढूंढने में उसकी मदद करें। अब केविन और एक पुलिस ऑफिसर योसी की खोज में एक हेलीकॉप्टर निकालते हैं और जंगल का पूरा चप्पा चप्पा छान मारते हैं। लेकिन इतने घने जंगल में जहाँ पे सूर्य की किरण भी नहीं पहुँचती, वहाँ पे उन्हें योसी कहाँ से मिलने वाला था। वही योसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनता है और एक पत्थर पे जाके अपना लाल रेनकोट से उन्हें बुलाने लगता है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता। अब योसी गुस्से में अपना सर पटकने लगता है कि जिस दिन का 15 दिन से वो वेट कर रहा है कि कोई रेस्क्यू के लिए आएगा, वो लोग आकर अब चले भी गए, लेकिन उन्होंने उसे बचाया ही नहीं। योसी को अपने दोस्त माता पिता सपने में दिखने लगते हैं। उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है, तब वो देखता है कि एक आदिवासी लड़की उसे देखकर पेड़ के नीचे बैठी हुई है। योसी उससे बात करने जाता है और वो लड़की डर जाती है क्योंकि उसकी भाषा वो समझ नहीं पाती, लेकिन योसी इशारे से उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। योसी को लगता है कि वो भी जानवरों से भरे जंगल में फंसी हुई है, इसीलिए योसी उसे कहता है कि अब वो उस लड़की की रक्षा करेगा।
इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और योशी उसे खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। लेकिन इस कारण से योशी पूरा टूट जाता है, रोने लगता है और कहता है कि मैं भूखा हूँ, एक बार इसे खा लो, इससे मुझे अच्छा लगेगा। अब वो लड़की वो ले लेती है, जिसके बाद वो दोनों भी जंगल में सो जाते हैं। जिसके बाद अब अगली सुबह जब योशी उठता है तब वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है, वो बस एक नदी के किनारे पड़ा हुआ है। तब योशी को एहसास होता है कि ये सब कुछ उसका एक भ्रम था, उसका दिमाग उससे बात करना चाहता था। जब इंसान इतने बड़े जंगल में अकेला भटक रहा हो तो ऐसे सपने आना लाजमी हो जाता है। अब इतने दिन तक ढूंढने के बाद पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं। पुलिस वालों को भी अब लगने लगता है कि योशी मर चुका है, लेकिन केविन हार नहीं मानता। उसे पूरा यकीन होता है कि योशी अभी भी जिंदा होगा। केविन उन पुलिस वालों से कहता है कि उन्हें उसकी मदद नहीं करनी है तो मत करे, वो अकेला ही योशी को ढूंढ लेगा। अब पुलिस वाले केविन का ये जज्बा देख उसे एक नाव वाले का पता बताते हैं और उससे कहते हैं कि अब केविन योशी को नदी के सहारे ढूंढने की कोशिश करे। अब पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। योशी जंगल में घूम रहा है, पागल हो गया है और एक दिन चलते हुए वो एक गहरे दलदल में फंस जाता है। उसे बाहर नहीं आना था, लेकिन उसके दादाजी उसके सपने में आकर उसे बाहर निकलने कहते हैं और योशी बड़े ही मुश्किल से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो एक पैर भी आगे चल नहीं सकता था। अब अपने शरीर में जोर लाने के लिए वो खुद को लाल चींटियों से कटवाता है और जोर जोर से चीखने लगता है ताकि कोई तो उसकी पुकार सुने और कोई तो उसे जवाब दे। उसके शरीर में भारी जख्म हो गए थे। वहाँ से फिर वो नदी किनारे आता है। तभी उसे एक कछुआ सामने दिखाई देता है। योशी उसे मारना चाहता था, लेकिन वो मार नहीं पाता। वो अब हार चुका है, उसे कुछ भी खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। उस रात वो कुदरत के सामने अपनी हार मान लेता है और उससे कहता है कि मैं अब इस जंगल का ही एक हिस्सा बन गया हूँ, मुझे और नहीं लड़ना है। लेकिन तभी ये कुदरत उसका साथ देती है और एक तितली उसके हाथ में आके बैठती है और वो नदी किनारे ही बेहोश होता है। अगले दिन केविन नाव वाले के साथ योशी को ढूंढते हुए उसी जगह पर आता है, लेकिन योशी पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ होता है, इसीलिए केविन उसे देख नहीं पाता। केविन को भी लगता है कि योशी शायद मर चुका है, इसीलिए वो उदास होकर नाव को वापस घुमाता है। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी योशी को किसी की आवाज आती है। वो रेंगते हुए थोड़ा आगे आता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है और मुस्कुराकर केविन को पुकारता है। योशी की हालत इतनी खराब होती है कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही होती है, लेकिन तभी केविन अचानक से मुड़ता है और वो योशी को देख लेता है। केविन जोर से चिल्लाने लगता है कि नाव घुमाओ। आखिरकार केविन को योशी मिल ही जाता है, जिसके बाद केविन उसे गले लगाता है और कहता है कि कहा था ना तुम्हें कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर केविन और वो नाव वाला योशी को नाव में बिठाकर अपने बस्ती में लेकर आते हैं। वहाँ जाकर योशी का इलाज होता है। मूवी के आखिरी में कुछ लाइंस लिख कर आती है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि योशी और केविन आखिरकार अपने घर यानी बस्ती में लापास पहुँच जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वहाँ पर काल और मार्कस पहले से ही आए होंगे, लेकिन वो दोनों वहाँ पे नहीं होते। बाद में उन्हें पता चलता है कि काल दरअसल एक मुजरिम है जो शहर में एक वांटेड बंदा है। कल पहले भी ऐसे कई लोगों को जंगल में ला चुका है, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है और ना ही जंगल में ऐसा कोई कबीला है जिसकी वो बात कर रहा था। काल उन लोगों का क्या करता था किसी को भी पता नहीं था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि योशी गिलबर्ट की ये कहानी पूरे दुनिया भर में फेमस हुई है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और कमेंट में ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में बताते जाइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।